नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन ने क्षेत्रीय राजवंशों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में एक व्यक्ति निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम के नेतृत्व में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुआ और कर्नाटक के नवाबों का इसी साथ में हुआ, जो आगे चलकर यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष का केंद्र बन गया। मुगलों की शक्तियों को कमी की वजह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मराठास, अवध, राजपूत्स एंड जाट रेबेलियंस। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे हैदराबाद एंड कर्नाटक वॉर्स। इन दो शक्तियों को आज हम पूरे डिटेल से समझेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि हैदराबाद का जो निज़ाम है, निज़ामुल मुल्क, यह हैदराबाद का फाउंडर है 1724 में। इसने मुगलों से एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता, सेमी ऑटोनोमस। वो किसके काल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। और हम लोग पढ़े भी थे कि रंगीला जो है ये अपॉइंट करता है सूबेदार डेक्कन के क्षेत्र में मुबारिज खान को। और यह जो मुबारिज खान है, युद्ध होता है निजामुल मुल्क के साथ बैटल ऑफ सक्कर खेड़ा का जो युद्ध है, बैटल ऑफ सक्कर खेड़ा। तो सक्कर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान और निजामुल मुल्क के बीच में युद्ध होता है और मुबारिज खान यहाँ हार जाता है और जीत होता है निजामुल मुल्क का, और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर घोषित करता है 1734 में। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो बाजीराव फर्स्ट के काल में। इसके बाद निज़ाम जो है, मराठास और निज़ाम के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता है, क्योंकि निज़ाम सोचता है कि अब हम मुगल से अलग हो गए हैं, ऑटोनोमस हमें मिल गया है। फिर इसके बाद मराठा के साथ युद्ध होता है। अब बताए थे हम लोग कि पाल खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का दो युद्ध है, एक सक्कर खेड़ा का युद्ध, वो मुगलों के साथ निज़ाम का, जिसमें निज़ाम जो है एक इंडिपेंडेंट घोषित हुआ। फिर इसके बाद पाल खेड़ा का युद्ध, और जो पाल खेड़ा का युद्ध था वो 1728 में, 4 साल के बाद जो है 1728 पाल खेड़ा का युद्ध। इसमें बाजीराव फर्स्ट और निज़ाम के बीच में युद्ध होता है, लेकिन यहाँ निज़ाम हार जाता है और विक्ट्री जो होता है बाजीराव फर्स्ट का। और यहाँ पे ट्रीटी होता है मुंशी शिवगांव का संधि 1728 में है, पाल खेड़ा के युद्ध के बाद। यहाँ पे इस संधि में कहा गया कि चौथ और सरदेश मुखी जो है मराठास कलेक्ट कर सकता है हैदराबाद के क्षेत्र में। फिर इसका यहाँ पर जो डोमिनेशन है, मराठास का सुप्रीमेसी बन जाता है। और फिर 1752 में आगे चलकर जो निज़ाम थोड़े बहुत बच गया, तो वहाँ पे झलकी का संधि होता है और निज़ाम जो है मराठा का सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी अधीनता को पूरी तरीके से हैदराबाद जो है वो स्वीकार कर लेता है मराठाओं का। इस तरीके से मराठा धीरे धीरे, हम पढ़े थे कि स्ट्रांग होता चला गया। फिर इसके बाद हैदराबाद जो है यह पहले 1798 में जो ब्रिटिशर्स है उसका एक संधि है सब्सिडियरी अलायंस में से सबसे पहला जो एक्सेप्ट किया वो हैदराबाद का निज़ाम है 1798 में। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो हैदराबाद चाहता था कि ना तो हम भारत में रहें, ना ही हम पाकिस्तान में जाएं। यह अपने आप को सेल्फ गवर्न करना चाहता था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर एक ऑपरेशन पोलो भेजा, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और इसी जो हैदराबाद है, जब निज़ामुल मुल्क जब डिक्लेयर किया था, तो आगे चल करके हैदराबाद से ही अलग हो गया कर्नाटक या कर्नाटक। तो कर्नाटक को समझने से पहले एक मैप हमें समझना होगा। यह जो क्षेत्र दिख रहा है यह हैदराबाद का क्षेत्र है, जिसके स्थापना निज़ामुल मुल्क ने किया था। और यह जो क्षेत्र है यह मैसूर का क्षेत्र है, ये अलग टेरिटरीज है। और ये जो दिख रहा है वेस्ट ईस्ट के तरफ में, तो ये हमारा हो गया कर्नाटक टेरिटरीज। और नेक्स्ट जो ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है ये ट्रावनकोर का टेरिटरीज है। जस्ट हैदराबाद के ऊपर जो है ये नॉर्दर्न सरकार का, और इतना बड़ा भूभाग जो है ये मराठास का है। तो हैदराबाद से ही अलग हो गया कौन? कर्नाटक। एक समय हैदराबाद कर्नाटक जो है एक कहलाता था, वो हैदराबाद का
टेरिटरी था। और जस्ट यहाँ पे जो अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट, तो यहाँ पर कहीं आसपास में एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशियस आइलैंड, जो फ्रांस के अंतर्गत में है। यहाँ पे एक पोर्ट है मद्रास ऊपर में, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है। जस्ट उसके नीचे जो है पौंडीचेरी है, ये जो है फ्रांसिस के कंट्रोल में है, और उसका जो गवर्नर है वो डुप्लेक्स है। अब मद्रास में जिसका गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर, वो निकोलस मॉर्से है। मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में संत थॉमे का फोर्ट है, संत थॉमे या थॉमस। और पौंडीचेरी के नीचे जो है फोर्ट संत डेविड का है, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है। और यह सारी टेरिटरीज जो है यह एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है। मराठास भी है, नॉर्दर्न सरकार भी है, हैदराबाद भी है, कर्नाटक भी है, मैसूर भी है और त्रावणकोर भी है। और यहाँ जो मॉरिशियस का जो फ्रेंच गवर्नर है, जो फ्रेंच आर्मी जो वहाँ लीड कर रहा होता है, ला बॉर्डोनाइस, तो ला बॉर्डोनाइस जो है वो फ्रेंच का है मॉरिशियस में। यह जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक या कर्नाटक का जो क्षेत्र है, टेरिटरीज है, यहाँ का जो नवाब है वो अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन। हम लोग नेक्स्ट जो है फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार्स को पढ़ेंगे। एंग्लो मीन्स इंग्लिश या ब्रिटिश, और कर्नाटक में हो रहा है तो इसे यहाँ कर्नाटक जो है कर्नाटक के क्षेत्र में, तो एंग्लो के साथ साथ फ्रेंच है, तो इसे हम कर्नाटिक वार्स पहला कहते हैं या फिर एंग्लो फ्रेंच वार कहते हैं। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 1746 से लेकर के 1748 के बीच में है। कर्नाटक का जो नवाब है वो अनवरुद्दीन है, और पौंडीचेरी का फ्रेंच गवर्नर बताएं वो डुप्लेक्स है। अब मद्रास का जो गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर, वो निकोलस मॉर्से है। डुप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर है, डुप्लेक्स को ऐसा एहसास हो जाता है कि हमारा सेना जो है वो कम है ब्रिटिश के तुलना में, तो वो नवाब के पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास, और कहता है डुप्लेक्स कि आप इस युद्ध को किसी तरीके से आप रोक दीजिए, आप घोषणा कीजिए कि यह जो युद्ध हो रहा है ब्रिटिश और जो बन रहा है युद्ध की स्थिति, आप उसे रोक दीजिए, और आपको जो है मद्रास का जो क्षेत्र है जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है वो हम जीत करके वापस आपको हम दे देंगे। तो वादा करता है डुप्लेक्स अनवरुद्दीन को देने का। और इसी समय में जो डुप्लेक्स को है समय मिल जाता है अपनी सेना को संगठित करने के लिए, और एक इसका दोस्त होता है जो मॉरिशियस में है, जो फ्रेंच आर्मी जो है वो ला बॉर्डोनाइस दिखलाए थे मैप में अभी, कि जो ला बॉर्डोनाइस है उसे बुलाता है भारत, और दोनों मिल करके डुप्लेक्स और ला बॉर्डोनाइस जो मॉरिशियस में है, तो ये आता है। और जब ये आने के क्रम में, तो जब भारत के जब करीब पहुंचता है, जब भारत के करीब पहुंचता है तो ब्रिटिश आर्मी भी आ रहा होता है, तो वहाँ पे फ्रेंच आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी को खदेड़ देता है, वहाँ से भगा देता है। तो उसके डर के वजह से ब्रिटिश आर्मी जो है वो श्रीलंका की तरफ मूव कर जाता है, वो मद्रास नहीं पहुंच पाता है, जो ब्रिटिश का भी जो कंट्रोल में है, तो वहाँ पे उसका सेना मद्रास तक वो नहीं पहुंच पाता है। अब फ्रेंच आर्मी जो है वो डुप्लेक्स के पास पहुंचता है पौंडीचेरी, और फिर दोनों मिल करके डुप्लेक्स और ला बॉर्डोनिस ये दोनों मिल करके मद्रास पर आक्रमण कर देता है, और मद्रास पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लेता है। मद्रास को पूरी तरीके से कैप्चर किसका हो जाता है? फ्रेंच का हो जाता है। कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन कहता है डुप्लेक्स को, तो इसका जो जीता हुआ भाग है वो मुझे वापस मद्रास को दे दीजिए, आपने इससे क्या किया था, वादा किया था। लेकिन अनवरुद्दीन को देने से इनकार कर देता है डुप्लेक्स, और लॉ बॉर्डनिस और डुप्लेक्स के बीच में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है इस बात को लेकर के कि बॉर्डनिस जो है वो ब्रिटिश से पैसा ले लेता है 4 लाख रुपया, और जबकि डुप्लेक्स जो है वो चाहता है कि यहाँ पे हम राजनीतिक और प्रशासन में भी हस्तक्षेप करें, जबकि बॉर्डनिस चाहता है कि सिर्फ पैसे ले करके इसे छोड़ देते हैं। तो ला बॉर्डनिस पैसे लेकर के ये वापस चला जाता है मॉरिशियस, तो डुप्लेक्स जो है अनवरुद्दीन को मद्रास देने से इनकार कर देता है, जिसके चलते अनवरुद्दीन जो है अपना सेना कमांडर भेजता है डुप्लेक्स के खिलाफ, फ्रेंच के खिलाफ युद्ध करने के लिए, जिसे हम बैटल ऑफ संत थॉमस या संत थॉमे कहते हैं 1746। ये अडियार के क्षेत्र में है। तो वो अपना बेटा महफूज खान को भेजता है डुप्लेक्स के अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए, कि हमारे ही क्षेत्र में रह करके डुप्लेक्स, और वादा भी किया,
और वादा से इनकार कर दिया हमारे क्षेत्र में रह करके, तो इसे हम क्या करेंगे, फ्रेंच को हरा देगा महफूज खान। लेकिन जस्ट इसका उलट होता है, अनवरुद्दीन जैसा सोचा रहता है वैसा होता नहीं है। महफूज खान यहाँ पे हार जाता है और जीत डुप्लेक्स का हो जाता है। तो अब जो डुप्लेक्स का कंट्रोल है, पौंडीचेरी इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंच का, और यहाँ अब कंट्रोल मद्रास पे हो जाता है। और साथ ही साथ वहाँ का जो नवाब है महफूज खान, अनवरुद्दीन का जो बेटा है, उसको भी बड़े शक्ति को हरा देता है। तो फ्रेंच का डोमिनेशन जो है अब धीरे धीरे डेक्कन पे बढ़ने लगता है। ये तो स्थिति भारत का हुआ, लेकिन यूरोप में ऑस्ट्रिया जो जगह है, ऑस्ट्रिया, यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर के वहाँ वार ऑफ सक्सेशन को लेकर के युद्ध हो रहा था। एक गुट में ब्रिटिश शामिल था तो दूसरे गुट में फ्रेंच शामिल था। तो वहाँ का जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच ये दोनों आपस में लड़ गए, जिसके चलते उसका प्रभाव हमें भारत में देखने मिला, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में भी देखने मिला। नॉर्थ अमेरिका में भी वहाँ भी ब्रिटिश अपना सुप्रीमेसी और फ्रेंच सुप्रीमेसी लड़ने के लिए वहाँ पर भी हमें देखने मिला और भारत में भी देखने मिला। लेकिन एक सिचुएशंस बनता है कि दोनों एक पावरफुल प्लेयर्स है, तो वहाँ पे ट्रीटी होता है एक्स-ला-चैपेल की संधि यूरोप में 1748, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी, इस संधि में कहा गया कि जो भी जीता हुआ क्षेत्र है वो वापस कर दे, जिससे जीता है उस क्षेत्र को वापस कर दे, चाहे वो ब्रिटिश जीता हो चाहे वो फ्रेंच जीता हो। तो एक्सले चैपेल्स में यह संधि रखा जाता है। तो मद्रास जो फ्रेंच कंट्रोल कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो फ्रेंच को लौटाना पड़ता है मद्रास। और नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच को लौटाता है लुइसबर्ग, तो लुइसबर्ग को लौटा दिया गया फ्रेंच को, क्योंकि वहाँ जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश किया हुआ था। तो एक क्षेत्र जहाँ दूसरे जगह जो लिया था उसे वापस लौटा दिया गया। इस संधि में यह बात रखा गया एक्सले चैपल में, और इस प्रकार इस ट्रीटी के, इस संधि के माध्यम से यह जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार है यह रुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले साल है 1749 से लेकर के 54 के बीच में सेकेंड कर्नाटिक वार शुरुआत हो जाता है। इसमें भी ब्रिटिश और फ्रेंच शामिल होता है अपने सुप्रीमेसी को लेकर के। पूरे विश्व में सुप्रीमेसी को लेकर के इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध होता है, जिसका प्रभाव जहाँ जहाँ इसका डोमिनेशन होता है वहाँ वहाँ दोनों आपस में भिड़ जाता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट होता है भारत में, देखते हैं कि हैदराबाद एक जहाँ निज़ाम जो उसका हेड होता है और कर्नाटक का नवाब, तो यहाँ पे सक्सेशन का युद्ध जो लेकर के एक फिर से एक विवाद हो जाता है। तो यहाँ एक घटना घटता है वार ऑफ सक्सेशन का। तो हैदराबाद में वार ऑफ सक्सेशन को लेकर के नासिर जंग 1748 में क्या होता है कि जो फाउंडर होता है निज़ामुल मुल्क आसफ जा, उसकी मृत्यु हो जाता है 1748 में। उसकी मृत्यु के बाद जो है गद्दी पे कौन निज़ाम बैठेगा इसको लेकर के युद्ध हो जाता है आपस में ही। तो एक नासिर जंग और एक मुजफ्फर जंग। नासिर जंग जो होता है वो निज़ामुल मुल्क का बेटा होता है, और मुजफ्फर जंग जो है वो ग्रैंड सन होता है, पोता निज़ामुल मुल्क का। निज़ामुल मुल्क का जो पोता होता है वो क्लेम करता है कि गद्दी पे जो बैठेगा वो निज़ाम जो बैठेगा, हैदराबाद का जो निज़ाम होगा वो मुजफ्फर जंग होगा, लेकिन बैठ जाता है गद्दी पे नासिर जंग। इसी को देख करके ब्रिटिश और फ्रेंच को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलता है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है भारतीय पॉलिटिक्स में। तो ब्रिटिश सपोर्ट करता है नासिर जंग का, जबकि फ्रेंच सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग का, जो क्लेम कर रहा होता है फ्रेंच। फिर एक सिचुएशंस और वार ऑफ सक्सेशन देखने को मिलता है कर्नाटक जो नवाब है, मैप्स में दिखाए थे। ये जो मैप है ये यदि हैदराबाद का क्षेत्र है तो ये कर्नाटक का है। तो ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है तो यहाँ पे युद्ध होता है वार ऑफ सक्सेशन अनवरुद्दीन और चंदा साहिब को लेकर के, कि जो गद्दी पे जो बैठेगा वो कर्नाटक का कौन बैठेगा। तो चंदा साहिब क्लेम करता है कि गद्दी पे हम बैठना चाहिए, लेकिन अनवरुद्दीन सोचता है कि हम बैठेंगे। इसको लेकर के फिर से ब्रिटिश और फ्रेंच भारतीय पॉलिटिक्स में कूद जाता है, जिसमें ब्रिटिश के सपोर्ट करता है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब को सपोर्ट करता है फ्रेंच। जब दोनों ही ब्रिटिश और फ्रेंच भारतीय जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इस पे दोनों कूद जाता है और एक युद्ध होता है बैटल ऑफ अंबूर का युद्ध, जो भेलोर के पास में है। द बैटल ऑफ अंबूर 1749 में ही, इसीलिए सेकेंड कर्नाटिक वार जो 1749 में है, तो डुप्लेक्स एक
गठबंधन बनाता है, वो जो चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहा होता है और मुजफ्फर जंग। तो नवाब होता है चंदा साहिब, और जो निज़ाम होता है मुजफ्फर जंग, जो दोनों को फ्रेंच सपोर्ट करता है। तो दोनों की सहायता लेता है डुप्लेक्स और एक गठबंधन बनाता है और अनवरुद्दीन को हत्या कर देता है। अनवरुद्दीन को कैप्चर करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। और इसका जो बेटा होता है अनवरुद्दीन का, मोहम्मद अली, वो यहाँ से भाग जाता है, वो त्रिचुनापल्ली चल जाता है। तो यहाँ पे जो अब कर्नाटक का जो नवाब बनाता है फ्रेंच डुप्लेक्स, वो चंदा साहिब को। चंदा साहिब जो है वो नया नवाब बनाया गया कर्नाटक का। वो किसकी सहायता से? तो फ्रेंच के सहायता से। और जो अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश, वो युद्ध में मारा जाता है और उसका बेटा भाग करके कहाँ चला गया? त्रिचुनापल्ली में। इस जीत के उपलक्ष्य में नवाब जो है चंदा साहिब, इस जीत के उपलक्ष्य में डुप्लेक्स को क्या करता है कि 80 गांव देता है फ्री में। वहाँ पे ग्रांट दे देता है, एक भूमि दे देता है। 80 गांवों का जो लैंड है वो मिल जाता है पौंडीचेरी के आसपास का जो क्षेत्र है। पौंडीचेरी तो कैपिटल है ही किसका? तो फ्रेंच का। तो पौंडीचेरी के आसपास का जो इलाका है, 80 गांव जो है वो डुप्लेक्स को मिलता है चंदा साहिब के द्वारा। हम लोग देखें कि कर्नाटक के क्षेत्र में जो गद्दी पे बैठा वो चंदा साहिब है, लेकिन जो हैदराबाद है, जो हैदराबाद का जो क्षेत्र है निज़ाम, तो वहाँ मृत्यु हो गया है किसका? निज़ामुल मुल्क आसफ जाह का। उसके बाद उसका बेटा नसीर जंग जो वो गद्दी पे बैठता है। यहाँ नसीर जंग जो है गद्दी पे बैठता है, लेकिन मुजफ्फर जंग जो है वो वार ऑफ सक्सेशन में शामिल हो जाता है और बोलता है कि जो मुजफ्फर जंग है क्लेम करता है कि हैदराबाद का जो निज़ाम है वो मुझे बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसिस जो है वो क्या करता है कि नासिर जंग के कुछ अपने ही आदमी को अपने में मिला लेता है और विश्वासघात के तरीके से नासिर जंग की हत्या करवा देता है। जबकि नासिर जंग का सपोर्ट ब्रिटिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ उसके अपने आदमी को फ्रांसिस जो है अपने में मिला करके नासिर जंग की हत्या करवा देता है और गद्दी पर अपना आदमी बैठाता है मुजफ्फर जंग को। तो निज़ामुल मुल्क के बाद जो गद्दी पे बैठा वो नासिर जंग था, कुछ समय के लिए बैठा, लेकिन मुजफ्फर जंग को बैठाया गया तीसरा नवाब के रूप में हैदराबाद का। ये फ्रांसिस का अपना आदमी है मुजफ्फर जंग। लेकिन कुछ समय के बाद ही मुजफ्फर जंग को भी हटा दिया जाता है गद्दी पे और चौथा निज़ाम बनाया जाता है सलाबत जंग को। सलाबत जंग जो है वो निज़ाम जो है मोहम्मद निज़ामुल मुल्क जो है उसका ये भाई है सलाबत जंग। वह गद्दी पर बैठता है किसके मदद से? तो फ्रांसिस के मदद से। और यहाँ पे जो डुप्लेक्स जो सेना भेजता है, जो इसका जो आर्मी कमांडर होता है वो मर्किस डिबूसी होता है। तो मर्किस डिबूसी जो है अपने कूटनीतिक तरीके से फ्रांसिस जो नासिर जंग का जो अपना आदमी है उसे मिला करके नासिर जंग की हत्या करता है, फिर मुजफ्फर जंग को बैठाता है गद्दी पे, फिर मुजफ्फर जंग को समाप्त करके सलाबत जंग को गद्दी पे बैठाता है डी बुस्सी। तो निज़ाम इस बात से खुश होकर के, सलाबत जंग इस बात से खुश होकर के मार्किस डू बुस्सी को, जो हमारा जो क्षेत्र होता है नॉर्दर्न सरकार मैप्स में दिखाए थे कि जैसे ये हमारा हैदराबाद था, तो इसके ऊपर जो था वो नॉर्दर्न सरकार था। तो नॉर्दर्न सरकार का कुछ जो सबसे पॉपुलर जो उस समय क्षेत्र था वो मिलता है मार्किस डे बुस्सी को। एलोर, राजामुंद्री, मुस्तफ़ानगर, चिकाकोल, नॉर्दर्न सरकार का 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो मिला डी बुस्सी को और दिया कौन? सलाबत जंग। तो देख रहे किस प्रकार हैदराबाद में भी फ्रेंच का दबदबा और कर्नाटक में भी फ्रेंच का दबदबा। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है क्योंकि ब्रिटिश हार रहा होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है एक अलायंस बनाता है, जो भाग जाता है मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का जो बेटा होता है मोहम्मद अली, वो भाग करके त्रिचुनापल्ली चला जाता है। तो त्रिचुनापल्ली में मोहम्मद अली से मिलता है रॉबर्ट क्लाइव और इन दोनों ने एक गठबंधन करता है, तांजोर के शासक को शामिल करता है और मैसूर के शासक को शामिल कर लेता है। तो अब जो है तंजोर का भी सेना, मैसूर का भी सेना, रॉबर्ट क्लाइव का खुद एक अपना सेना और मोहम्मद अली के पास जो सेना था अनवरुद्दीन का बेटा, इन चारों सेना एक संयुक्त सेना ने मिल करके युद्ध करता है और वो कैप्चर कर लेता है आरकोट पर। जो कर्नाटक का राजधानी होता है वो आरकोट होता है। तो आरकोट पे घेराबंदी कर देता है रॉबर्ट क्लाइव।
इस समय जो कर्नाटक का जो शासक है, जो नवाब है, वो चंदा साहिब है। तो चंदा साहिब को यहाँ पे कब्ज उसको कैप्चर कर लेता है, चंदा साहिब को बंदी बना लेता है और उसकी हत्या कर देता है। ये जो बंदी बनाया जाता है चंदा साहिब को कावेरी पक्कम का क्षेत्र में, आरकोट पर घेराबंदी जो डाला गया है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और रॉबर्ट क्लाइव के सपोर्ट में अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, तांजोर के शासक और मैसूर के शासक शामिल है। तो नेक्स्ट जो नवाब कर्नाटक का बना दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, वो मोहम्मद अली के द्वारा। तो कर्नाटक पे जो सीज किया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो यहाँ पे एक सेटबैक मिलता है फ्रेंच को, क्योंकि इसका अपना आदमी चंदा साहिब जो है वो मारा जाता है युद्ध में। तो सेकेंड कर्नाटिक वार जो है वो यहीं पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट के वजह से ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में कूद जाता है, जबकि इसका जो संबंध है वो यूरोप से नहीं है। तो यहाँ पे विद्रोह चालू हो जाता है, यहाँ जनता विद्रोह करने लगता है कि जब यूरोप में युद्ध नहीं चल रहा है तो फिर यहाँ पे युद्ध क्यों चल रहा है। तो इस शांति को बनाए रखने के लिए फ्रेंच गवर्नर, फ्रांस का जो गवर्नर है जो लुइस है, वो बुला लेता है डुप्लेक्स को बुला लिया कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा विद्रोह हो रहा है। 1754 में उसे रिटर्न फ्रांस बुला लिया गया, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया डुप्लेक्स के जगह पे वो है गॉडह्यू आते ही साथ पांडिचेरी के संधि कर लेता है, जो विद्रोह हो रहा होता है, ताकि यह शांति स्थापित हो जाए। तो 1755 में आते ही इसने क्या किया, पांडिचेरी के संधि कर लिया। और इस संधि में बताया गया कि जो मोहम्मद अली है, जो नवाब है, वो इस नवाब के पद पर बना रहेगा। चंदा साहिब तो मारा गया युद्ध में, और दोनों राष्ट्र जो ब्रिटिश और जो फ्रेंच है, ये दोनों भारतीय जो प्रिंस है, इंडियन प्रिंस, उस पर किसी भी विवाद पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना तो फ्रांस ना तो ब्रिटिश। मतलब उसके वार ऑफ सक्सेशन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर दोनों जो है शामिल नहीं होगा, ना तो ब्रिटिश ना तो फ्रांस। तो दोनों के बीच में सहमति हो गया कि ठीक है कि पांडिचेरी का संधि में यह बताया गया कि ब्रिटिश और फ्रेंच भारतीय पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होगा। जो वार ऑफ सक्सेशन जो इसका इंटरनल पॉलिटिक्स में, इसमें दोनों जो है राष्ट्र शामिल नहीं होगा। तो ये ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी 1755 ये किसके बीच में हुआ, तो गॉडह्यू और फ्रेंच के बीच में हुआ है। तो फ्रेंच गवर्नर गॉडह्यू और ब्रिटिश के बीच में हुआ है। तो अब जो कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटिक जो टेरिटरीज है, यहाँ पे शांति स्थापित हो गया है सेकेंड पांडिचेरी के ट्रीटी से। पहला जो था एक्सला चैपल से, उसका संबंध यूरोपियन वार ऑफ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन को लेकर के था। फिर इसके बाद 55 के बाद 56 में जस्ट अगले साल ही ये 7 साल का युद्ध चलता है सुप्रीमेसी को लेकर के, ब्रिटिश और फ्रेंच को फिर से लेकर के, कि थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार होता है। एक तरफ इंग्लिश रहता है ब्रिटिश, और एक तरफ फ्रेंच रहता है। फ्रेंच आर्मी कमांडर भेजता है फ्रांस से काउंट डी लाली को। तो लाली को भेजता है 1758 में, यह भारत आता है, और इसने आते साथ लाली जो है 58 में सेंट डेविड का जो फोर्ट है वहां पे घेरा डाल देता है। और यहाँ इसका सहायता, लाली का जो सहायता करता है वो बुस्सी करता है। जो बुस्सी नॉर्दर्न सरकार से उसे बुला लेता है, सेंट डेविड लाली जो है बुस्सी को बुला लेता है। वो नॉर्दर्न क्षेत्र जो उसको मिला था, 4 जो राजमुंद्री, एलोर, मुस्तफानगर और चिकाकोल, तो वहां से बुस्सी को बुला लिया। और अब जो अटैक है सेंट डेविड पे घेरा डाल देता है लाली। एक लंबे समय तक घेरा डाले रहता, 50 दिन तक लगभग। अब ब्रिटिश आर्मी के तरफ से बुलाया जाता है, जो अभी ये बंगाल के क्षेत्र में है, आयरकुट। ये सबसे टर्निंग पॉइंट है कर्नाटिक वार में। ये कर्नाटक के क्षेत्र में जो युद्ध है, जो सबसे मेन टर्निंग पॉइंट है, एक रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा है आयरकुट जब आता है तो ये पूरी तरीके से कर्नाटिक वार को सबको कूट देता है और जीत मिल जाता है फाइनली ब्रिटिश को। जबकि दबदबा जो है फ्रेंच का था, लेकिन आयरकुट आते ही सबको कूट देता है। तो आयरकुट जब आता है तो इसे एक मौका मिल जाता है कि जो नॉर्दर्न सरकार का जो क्षेत्र जो डी बुसी के पास था, वो आता है सेंट डेविड के पास, तो वहां पर एक फ्री मिल जाता है। तो आते ही आयरकुट क्या करता है, पहले कब्जा नॉर्दर्न सरकार पे करता है, नॉर्दर्न सरकार पे करता है। इसके बाद जो है जो निज़ाम होता है, तो निज़ाम को उसे डराता है बुशी, ये आयरकुट जो है वो निज़ाम को डराता है कि तुम जो है साथ फ्रेंच का नहीं दो, नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे, मार डालेंगे। उसे डराता है, धमकाता है।
तो निज़ाम जो है वहाँ वो ब्रिटेन का सहायता ले लेता है। तो अब जो ब्रिटिश का सपोर्ट जो है, एक नॉर्दर्न सरकार का क्षेत्र भी, फिर इसके बाद जो है उसको उसका जो है न हैदराबाद, वो भी इसके सपोर्ट में आ जाता है। और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है, एक तरफ से आयरी कुट और एक तरफ से फ्रेंच के तरफ से लाली और बुस्सी, जो घेरा सेंट डेविड में डाला है। तो वांडीवास के क्षेत्र में युद्ध होता है। डेविड के जस्ट नीचे ही वांडीवास एक जगह है 1760 में। इस वांडीवास का युद्ध में फ्रेंच पूरी तरीके से वास हो जाता है और आयरी कुट पूरी तरीके से कूट देता है फ्रेंच को। तो आयरी कुट जो है कूट दिया किसे, फ्रेंच को, और यहाँ पे वास कौन हो गया, तो फ्रेंच पूरी तरीके से सफाया हो गया। अब विक्ट्री जो फाइनली है ब्रिटिश को मिलता है। तो सबसे मेन जो टर्निंग पॉइंट है आयरी कुट। तो आयरी कुट जो है वो कैप्चर कर लेता है पौंडीचेरी में। सबसे पहला क्या करता है कि जो क्षेत्र उसका सबसे मजबूत होता है फ्रेंच का, पौंडीचेरी जिसका राजधानी होता है, तो उस पौंडीचेरी पे सबसे पहला कैप्चर कर लेता है। फिर इसका माहे और जिंजी पे कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का। तो अब तो पहले इसके पास हैदराबाद भी इसके सपोर्ट में, फिर नॉर्दर्न सरकार भी ब्रिटेन के सपोर्ट में, वो कैप्चर कर लिया। फिर पौंडीचेरी, जिंजी, माहे और मद्रास को तो वापस कर ही दिया गया था ट्रीटी में। मद्रास को वापस किया गया था, जो ट्रीटी हुआ था कि वापस दे दिया जाए जीता हुआ क्षेत्र एक्सला चैपेल में। तो मद्रास भी जो है ब्रिटिश के पास बना हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो थोड़े बहुत जो फ्रेंच बच जाते हैं, तो फिर संधि होता है पेरिस का संधि 63 में, 3 साल के बाद, वांडीवास के युद्ध के बाद। और इस पेरिस के संधि में फ्रांस का पूरी तरीके से शक्ति जो है समाप्त हो जाता है। तो अब फाइनली जो सुप्रीमेसी का जो युद्ध लड़ा जा रहा था, तो फ्रेंच डिक्लाइन कर जाता है और एकमात्र जो बचता है यूरोपियंस, वो है ब्रिटिश। दोस्तों हम किस प्रकार देखें कि शुरुआती दौर में फ्रेंच पूरी तरीके से पकड़ रहता है, लेकिन आयरी कुट आने के बाद उसने घेरा डाल देता है सेंट डेविड पर। और किसके अगेंस्ट में, तो फ्रेंच आर्मी जो लाली और बुस्सी था उसके अगेंस्ट में। बुस्सी को बुला लिया जाता है वापस, तो उसे मौका मिल जाता है कुट को इस पर कब्जा करने के लिए। हैदराबाद को डरा धमका कर उसे अपने में मिला लेता है। वह उसका निज़ाम जो है वो साथ देता है किसका, आयरी कुट का। तो एक यहाँ भी इसे मिल गया सपोर्ट, फिर हैदराबाद में मिल गया। मद्रास का क्षेत्र ब्रिटिश जो है उसे संधि के माध्यम से, एक्सला चैपल के माध्यम से वापस ले लिया। पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया, सेंट डेविड को घेरा डाल दिया। तो इस प्रकार पूरी तरीके से कंट्रोल जो है, और फिर वांडीवास का युद्ध में पूरी तरीके से वास हो जाता है फ्रेंच, और जीत किसको मिलता है, तो ब्रिटिश को। और फिर थोड़े बहुत जो रहता है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस का संधि जब होता है तो फ्रेंच पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट जो कर्नाटिक वार होता है, यहाँ पे जो ट्रीटी होता है एक्सला चैपल, एक्सला चैपल। लेकिन जो सेकेंड होता है यहाँ पर ट्रीटी होता है पौंडीचेरी का ट्रीटी। और थर्ड जो होता है वो पेरिस का संधि होता है। तो आप जो है ये कर्नाटक का एक्सला चैपल, पौंडीचेरी और पेरिस का संधि। यहाँ फाइनली विजय पेरिस के संधि में किसे मिलता है, ब्रिटिश। और यहाँ पे जो डोमिनेशन और सुप्रीमेसी जो हो जाता है वो ब्रिटेन का हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि भारत में जो फ्रांसीसी था इसका हार का कारण क्या था। तो पहला जो डिक्लाइन होने का कारण था फ्रांसिस का, कि ये बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल किया यूरोप में, स्ट्रगल किया इसने यूरोप के क्षेत्र में। जो वार ऑफ सक्सेशन लड़ रहा था तो वो ज़्यादा जो है उलझा रहा फ्रांस में, ज़्यादा उलझा रहा यूरोप में ही। अब ब्रिटेन जो है उतना उलझा नहीं, तो इसे एक मिला सहायक प्रॉफिट, किसे, ब्रिटेन को। और जो फ्रांसीसी कंपनी है उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये सरकारी कंपनी था फ्रांसिस, तो इस पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया गया फ्रांसिस को। जबकि ब्रिटिश को सहायता जो है, जो वहाँ से खदेड़ दिया था फ्रांस वो श्रीलंका के क्षेत्र में, तो वो फिर वापस जो है वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है। तो यहाँ पे और साथ ही साथ 1757 का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, तो यहाँ बंगाल का कंट्रोल मिल जाता है ब्रिटिश को। तो यहाँ पे उसे एक रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्शन होता है, जबकि फ्रांसीसियों को जो है धन प्राप्त उतना नहीं होता है, उसके पास लिमिटेड मनी होता है। जबकि ब्रिटिश के पास जो है बंगाल आने के वजह से, इतना समृद्ध राज्य आने के वजह से उसे जो है रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्शन होता है, जो उसका ब्रिटिश का सहायता होता है, जीत का कारण बनता है। और नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका आर्मी था ब्रिटिश का, वो ज़्यादा बेटर था
हमारा फ्रांसीसी से, जैसे रॉबर्ट क्लाइव और फिर आयरी कुट जो टर्निंग पॉइंट हुआ। तो इसका जो आर्मी फॉर्म्स था वो ज़्यादा बेहतर था फ्रांसिस से। तो ये 4-5 जो है यह फ्रांसीसियों का हार का कारण बना। तो आइए दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक से कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहला पूछा, फर्स्ट कर्नाटिक वार में एला शैपल का संधि हुआ। एला शैपल का संधि हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वार जब खत्म हुआ तो एला शैपल संधि के माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट सही है, याद करवाए थे कि आप। इसके बाद बोल रहा है कि थर्ड कर्नाटिक वार, जो तीसरा युद्ध जो हो रहा था, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से समाप्त होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, पेरिस वाला सही है। बीच जो था वो पी पौंडीचेरी था सेकेंड। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। द ब्रिटिश लॉस्ट कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द थर्ड कर्नाटिक वार। तीसरे कर्नाटिक वार के युद्ध में ब्रिटिश जो है वो अपना जो कंट्रोल है वो खो देता है। ब्रिटिश ना वो फ्रांसिस खोता है, फ्रेंच खोता है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश का है वो सुप्रीमेसी हो जाता है, और जो कंट्रोल फ्रांस का रहता है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है सही, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ कि निजामुल मुल्क आसफ जा जो हैदराबाद को बनाया था, फाउंडर जो 1724 में जो मुगलों से अलग होकर के सेमी ऑटोनोमस जो डिक्लेयर किया था, वो निजामुल मुल्क आसफ जा था। और 1748 में इसका मृत्यु होता है। तो वहाँ वार ऑफ सक्सेशन का युद्ध छिड़ जाता है, उसमें शामिल ब्रिटिश और फ्रेंच हो जाता है। एक तरफ ब्रिटिश सहायता करता है, दूसरी तरफ फ्रेंच सहायता करता है। तो बोल रहा है कि मुगल इम्पेरर यहाँ सूबेदार नियुक्त किया जाता है डेक्कन का। तो जब यह निजामुल मुल्क जब मुगलों के साथ था, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ था, तो इसे डेक्कन का सूबेदार बनाया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। और जब देखा कि और यह कम हो गया, इसकी शक्ति कम हो गया मुगल का, तो फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर 1724 में कर देता है। ही डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड रिजेक्टेड द मुगल अथॉरिटी फुल्ली। मुगल के सत्ता को इसने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया कंप्लीटली 1724 में। नहीं, इसने सेमी ऑटोनोमस, मुगल के अथॉरिटी में रहते हुए वो सेमी ऑटोनोमस घोषित किया था। तो इसमें ऑप्शन सेकंड क्या है, गलत है। ही फाउंडेड द आसफ जा डायनेस्टी इन हैदराबाद। तो हैदराबाद के क्षेत्र में निजामुल मुल्क जो आसफ जा डायनेस्टी बनाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसका नाम ही है निजामुल मुल्क आसफ जहां। तो इसमें ऑप्शन थर्ड 1 और 3 सही है, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पहला कर्नाटिक वार है वो किससे संबंध रखता है। तो वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया को लेकर के, वहां पे जो उत्तराधिकार को लेकर के एक ब्रिटिश सपोर्ट करता है और दूसरा पक्ष जो है फ्रेंच करता है। तो वो पहला कर्नाटिक वार में है। और इसी का जो वार का जो वहाँ पे जो संधि हुआ था एक्सला चैपल, उसका प्रभाव हमें देखने को मिला भारत में। और संधि हुआ था एक्सला चैपल। बोला गया कि जो जीता हुआ क्षेत्र है वो वापस कर देना है दोनों को। तो लुइस बर्ग जो है वो वापस किया जाता है और मद्रास जो है वो भी वापस होता है जीता हुआ क्षेत्र। एक ब्रिटिश वापस करता है और एक फ्रेंच करता है। तो मद्रास पे कैप्चर किसका रहता है, फ्रेंच का हो कर लेता है, तो फ्रेंच वापस कर देता है ब्रिटिश को। जबकि यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो लुइस बर्ग, तो वो उसे क्या करता है, वापस करता है लुइस बर्ग नॉर्थ अमेरिका में। सेकेंड कर्नाटिक वार जो है ये मेनली अबाउट द सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो दूसरा जो वार होता है उसका रिलेशन यूरोप से ना होकर के भारतीय स्टेट्स में ही डिस्प्यूट रहता है। तो ये बात सही है, वार ऑफ सक्सेशन उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है किसे मिलता है, ब्रिटिश और फ्रेंच को। तो एक तरफ सहायता करता है ब्रिटिश और एक दूसरी तरफ सहायता करता है कर्नाटक के क्षेत्र में, वो है फ्रेंच। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट, द थर्ड कर्नाटिक वार जब खत्म होता है, कर्नाटिक वार तीसरा, तो फ्रेंच का डोमिनेशन हो जाता है पूरे भारत पे। भारत पर डोमिनेशन फ्रेंच का ना होकर के ब्रिटिश का होता है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन असर्शन रीजन है। इसमें पूछा हुआ है कि कर्नाटिक वार जो है वो हेल्प होता है ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। तो कर्नाटिक वार में मदद मिलता है, जब ये जीत जाता है तो ब्रिटिश को कंट्रोल पूरे
भारत पे हो जाता है, पॉलिटिकल कंट्रोल मिल जाता है हैदराबाद और डेक्कन का क्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ब्रिटिश का होता है, यहाँ पे फ्रेंच का नहीं होता है। तो और एसेशन क्या है, सही है। रीज़न बोला गया है कि फ्रेंच जो है वो फेल हो जाता है टू गेट सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। तो इसका जो गवर्नमेंट होता है, जो इसका गवर्नमेंट, तो जो फ्रांस में जो गवर्नमेंट होता है वहाँ जो डायरेक्टर्स होता है, वो डायरेक्टर्स जो है फ्रेंच को सपोर्ट नहीं करते, वो उदासीन रहता है। तो इसके हार का कारण एक ये भी था, फ्रेंच का फेल होने का कारण एक था, उसे सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिला सरकार की तरफ से। वो किसे बुलाया था, अपना दोस्त बुलाया था मॉरिशियस से, ला बॉडो नाइस को। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसे सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कर्नाटक का जो युद्ध था वो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है भारत पे हो जाता है। तो कर्नाटक वार हारने का वजह भी एक कारण ये था। इसका मीन्स रीजन जो है वो सही बता रहा है एसर्शन का। तो एक तो दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें से हमें मैच करना है कि पहला जो कर्नाटक वार है, कौन सा ट्रीटी हुआ था पहला कर्नाटक वार में। तो पहला कर्नाटक वार में जो हुआ था एक्सला चैपेल। तो ए का 4 हो जाएगा। तो देखते हैं ए का 4 जो है मात्र केवल सी ऑप्शन में है, तो मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड कर्नाटक वार जो है तो वो पांडिचेरी का संधि होगा। तो सेकेंड जो दिख रहा है वो बी का फर्स्ट होगा, तो बी का फर्स्ट है। फिर सी जो है थर्ड कर्नाटक वार, तो थर्ड कर्नाटक वार में जो है वो हमें देखने को मिलता है वांडी वास का युद्ध 1760 में। और यहाँ पे वास जो हो जाता है वो फ्रांस हो जाता है, पूरी तरीके से वास जो है फ्रांस हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयरी कूट पूरी तरीके से कूटता है। और फिर इसके बाद फर्स्ट मैसूर वार, तो मैसूर हम लोग तो पढ़े नहीं है, लेकिन जो बच गया वो हो जाएगा मैसूर वार, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।